Hello dear students, in this video we are going to discuss about the indirect least square method के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि जब भी मॉडल जस्ट आइडेंटिफाइड होता है, क्या होता है, जब जस्ट आइडेंटिफाइड मॉडल होता है तो उस केस में हम इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड का हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमारा मॉडल ओवर आइडेंटिफाइड होता है तो उस केस में हम टू स्टेज जो है हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑब्टेन द रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन। रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन हमें ऑब्टेन करना है। ठीक है, आपको पता है कि रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन क्या होता है कि हम इंडोजीनस जो वेरिएबल होता है उसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ प्री डिटरमाइन वेरिएबल प्लस हमारा एरर टर्म। ठीक है, तो इनकी रिस्पेक्ट में हम इनको एक्सप्रेस करते हैं और इंडोजीनस वेरिएबल इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्सप्लेनेटरी प्री डिटरमाइन वेरिएबल एंड द एरर टर्म। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद अप्लाई, सेकंड क्या करना है, अप्लाई OLX टू रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन इंडिविजुअली। ओके, अप्लाई OLS टू रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन इंडिविजुअली। ठीक है, जैसे दो इक्वेशन बन रहे हैं तो दोनों इक्वेशन में इंडिविजुअली आपको इसमें क्या करना है कि बारी बारी से आपको इसमें OLX रन करना है। ठीक है, OLS रन करेंगे तो आपके पास जो है कुछ कोफिशिएंट आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है कि इस ऑपरेशन में क्या है कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इन दिस इक्वेशन आर प्री डिटरमाइन हैंस अनकोरिलेटेड विद द डिस्टर्बेंस टर्म। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जब आप जो हमेशा क्या करेंगे, आप इंडोजिनस वेरिएबल जो होता है आपका उसको आप जो है प्री डिटरमाइन वेरिएबल के टर्म में आप एक्सप्रेस करेंगे उन चीज़ों को और एरर टर्म, तो उसमें क्या होगा कि प्री डिटरमाइन वेरिएबल और एरर टर्म आपसे अपने आप से कोरिलेट नहीं करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ठीक है, और स्टेप 3 आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप 3 में क्या करेंगे कि estimate the original structural coefficient from estimated reduce form coefficient। ठीक है, now estimate the coefficients of the स्ट्रक्चरल इक्वेशन। ठीक है, तो कैसे रिड्यूस फॉर्म जो आपने कैलकुलेट किया है उसके बेसिस पे ही आपको स्ट्रक्चरल इक्वेशन के कोफिशिएंट का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब ये मैंने 3 स्टेप आपको बता दिए कि कैसे। तो मैं अब आपको एक एग्जांपल लेकर हाइपोथेटिकल मैं एग्जांपल लूँगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो सारा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर रखा हूँ कि कंजम्पशन आपका CT इज़ इक्वल टू ये बीटा नोट प्लस बीटा 1 और ये y आ गया। ओके, प्लस मैं यहाँ पे एरर टर्म कर देता हूँ 1t। ओके, और यहाँ पे आगे देखिए आप इनकम आपका YT किसके इक्वल आ गया, C प्लस 1 आई इन्वेस्टमेंट आ गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का एग्जांपल बन रहा है क्योंकि कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड कर रहा है और इनकम कंजम्पशन पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो दोनों तरह से है। तो देखिए आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन में डालना है, तो इसको आप YT इक्वल टू ये बीटा नोट प्लस बीटा 1 y प्लस ये एरर टर्म आप लिख रहे हैं प्लस i कर रहे हैं। ठीक है, आप y को अलग कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका YT माइनस बीटा 1 YT इक्वल टू बीटा नोट प्लस i प्लस ये एरर टर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको आप कॉमन ले लिए y को, मैं t को ऐसे अवॉइड कर रहा हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बीटा 1 ओके, आगे आ जाएगा बीटा नोट प्लस i प्लस UIT। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप जो i जो है ये एक्सोजीनस वेरिएबल है, प्री डिटरमाइन वेरिएबल है। ठीक है, तो आप इसको y को आप ऐसे लिख दीजिए तो ये आ जाएगा बीटा नोट अपॉन 1 माइनस बीटा 1। ठीक है, ये आ गया और प्लस आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस बीटा 1 और ये आई इन्वेस्टमेंट को मैं ऐसा लिख रहा हूँ।
ठीक है, और अगेन 1/1 माइनस बीटा 1 और एरर टर्म मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गया, मैंने क्या कर दिया, ये रिड्यूस फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ गया हमारा इनकम का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंडोजिनस वेरिएबल कौन सा हमारा, वाई और सी इंडोजिनस वेरिएबल है दो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वाई इंडोजिनस वेरिएबल है, तो हमने किसको एक्सोजिनस या प्री डिटरमाइंड वेरिएबल इन्वेस्टमेंट और एरर टर्म की रिस्पेक्ट में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया या लिख लिया। ठीक है, सो ये इंडोजिनस वेरिएबल इनकम इज़ द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज़ द प्री डिटरमाइंड वेरिएबल एंड द एरर टर्म। ठीक है, यही रिड्यूस फॉर्म का डेफिनेशन हमें बताता है। ओके, इनकम इज़ द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एरर टर्म। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमें कंजम्पशन फंक्शन जो मैंने बताया था आपको, कंजम्पशन ये तो हमारा पहला आ गया, तो इसको रिड्यूस फॉर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको रिड्यूस फॉर्म को लिखना है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू, ठीक है, ये पाई नोट अपॉन ये पाई 1, ठीक है, और ये आगे इन्वेस्टमेंट। ओके, और आगे मैं इसको पूरे को मैं एक एरर टर्म या मैं इसको ऐसे ही WT लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको, तो ये मेरा पहले वाला इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है, कंजम्पशन का निकालना है। तो कंजम्पशन हमारे पास क्या था, C इज़ इक्वल टू बीटा नोट प्लस बीटा 1 और y था हमारे पास। तो y का वैल्यू हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे, बीटा नोट 1 माइनस बीटा 1, ओके, प्लस 1/1 माइनस बीटा 1, और ये यहाँ पे i आ रहा है। ठीक है, और फिर प्लस कर देते हैं 1/1 बीटा 1, ठीक है, और ये एरर टर्म आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, और इसका एरर टर्म आगे एक और है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो इस एरर टर्म को भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो C इज़ इक्वल टू, ठीक है, ये बीटा नोट और आगे क्या आ जाएगा, बीटा 1 और ये बीटा नोट अपॉन 1 माइनस बीटा 1। ठीक है, देखते जाइए, ध्यान से देखिए आप ये सारी चीज़ें, आगे आ जाएगा बीटा 1 और ये इन्वेस्टमेंट अपॉन 1 माइनस बीटा 1। ठीक है, और आगे आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा बीटा 1 अपॉन 1 माइनस बीटा 1, और ये एरर टर्म आ गया हमारे पास। ठीक है, और ये प्लस ये UT एरर टर्म फिर से आ गया। ठीक है, तो इसको और आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हमें एरर टर्म और ये बीटा वाले इनको इकट्ठा करना है। ठीक है, तो C आगे मैं करता हूँ, C इक्वल टू, तो ये आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ये बीटा नोट माइनस बीटा नोट बीटा 1, ओके, ये आ जाएगा प्लस बीटा नोट बीटा 1 अपॉन में 1 माइनस बीटा 1, उसी तरह आगे प्लस बीटा 1 और ये I अपॉन बीटा 1। ठीक है, और इसको आगे वाले को करेंगे तो आगे वाला क्या आ जाएगा, ये बीटा 1, ये एरो टर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस ये आ जाएगा UT और माइनस बीटा 1 और ये UT। ठीक है, UT मतलब एरर टर्म, और 1 माइनस बीटा 1। देखिए यहाँ पे ये बीटा 1 UT आ रहा है और ये भी आ रहा है, प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा नीचे, फिर ये C का आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा बीटा नोट अपॉन 1 माइनस बीटा 1, ओके, प्लस बीटा 1 अपॉन 1 माइनस बीटा 1, इसको आप इन्वेस्टमेंट को अलग से लिख दिए, ओके, प्री डिटरमाइंड वेरिएबल है, प्लस आगे आ जाएगा ये एरर टर्म अपॉन 1 माइनस बीटा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा आ गया। देखिए हमने क्या किया था, तो C को अब ऐसे रिड्यूस फॉर्म आ गया इसका भी, कि हम कंजम्पशन को भी हमने प्री डिटरमाइंड वेरिएबल और एरर टर्म के रिस्पेक्ट में हमने लिख दिया। ठीक है, ओके, कंजम्पशन इज़ द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एरर टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास प्री डिटरमाइंड वेरिएबल है, जो हमारे पास ऑलरेडी वेरिएबल गिवन है, और ये जो एरर टर्म्स है इन दोनों के बीच में कोई भी लिंक नहीं है। ठीक है, तो हमने इनको ऐसे एक्सप्रेस कर लिया कि इन दोनों के बीच में कोई भी लिंक नहीं बन रहा है।
ठीक है, तभी हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये पाई 1 ओके प्लस ये सॉरी पाई 1 नहीं है, पाई 2 आ गया, पाई 1 तो ऊपर आ गया था। ठीक है, और इसी तरह ये पाई 3 और ये मैंने इन्वेस्टमेंट लिख दिया, और प्लस मैं इसको जो हमारा वेरिएबल आ रहा है ये एरर टर्म वाला जो आ रहा है इसको आप डब्ल्यू लिख दो, चाहिए कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 आ गया, तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, जो स्ट्रक्चरल जो हमारे पास फॉर्म था अब उसका कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, C इक्वल टू बीटा नोट प्लस बीटा 1 और y। ठीक है, हमें क्या करना है, बीटा 1 और बीटा 0 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बीटा 1 किसके इक्वल होता है, ये होगा हमारे पास जो हो गया पाई 3 और पाई 1। ठीक है, ये आ गया पाई 3 अपॉन पाई 1। ठीक है, इनके बीच में होता है, तो पाई 3 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये दे रखा है हमारे पास, देखिए ये पाई 3 का ये पाई 3 का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पाई 3 का वैल्यू क्या लिखेंगे हम, पाई 3 का वैल्यू लिखेंगे हम बीटा 1 अपॉन 1 माइनस बीटा 1। ठीक है, और अपॉन अब नीचे क्या करना है, पाई 1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई 1 का वैल्यू आप देखेंगे तो पाई 1 का वैल्यू ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये जैसे ये था तो ये पाई 1 का वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ओके, तो आप पाई 1 का वैल्यू भी यहाँ पे लिख दिए, तो क्या आ जाएगा है, पाई 1 का वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस बीटा 1। ठीक है, इसमें तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल में जाके क्या बच गया, ये बीटा 1 का वैल्यू। तो ऐसे आप डिवाइड करेंगे चीज़ों को तो आपके पास बीटा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपको क्या करना है कि बीटा नोट का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, इसके लिए है जैसे ये पाई 2 माइनस बीटा 1 और आगे पाई नोट। ठीक है, आपको पता है पाई 2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे गिवन है हमारे पास पाई 2 का वैल्यू, देखिए ये पाई 2 है। ठीक है, तो ये पाई 2 का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये पाई 2 का वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, पाई 2 का वैल्यू आ गया बीटा नोट अपॉन 1 माइनस बीटा 1। ठीक है, और माइनस आ गए बीटा 1, और पाई 0 का वैल्यू क्या था, या पाई नोट का वैल्यू क्या था हमारे पास, तो पाई नोट का वैल्यू था, ये देखिए पाई नोट का वैल्यू हमने ऊपर किया था, ये पाई नोट का वैल्यू हमारे पास ये आया हुआ था, देखिए ये आया था। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, तो मैं इसको पाई नोट का वैल्यू को भी ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा बीटा नोट 1 अपॉन बीटा 1। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब मैं नीचे एलसीएम ले लेता हूँ, तो आ जाएगा 1 बीटा 1, ये एलसीएम लेके आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, बीटा नोट माइनस बीटा 1 और ये बीटा नोट आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बीटा नोट को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा 1 माइनस बीटा 1। ठीक है, और नीचे भी क्या आ जाएगा 1 माइनस बीटा 1। ओके, ये आ गया 1 माइनस बीटा 1 माइनस बी कैंसिल हो गए, तो बाद में क्या बचा, तो हमारे पास बीटा नोट का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो देखिए हमने किस तरह से ये बीटा 1 और बीटा 1 का नोट का वैल्यू कैलकुलेट किया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया हमने, ये देखिए जो जिस तरह से स्टेप मैंने आपको बताए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने रिड्यूस फॉर्म में हमने लिखा, रिड्यूस फॉर्म क्या होता है कि हम जो है इंडोजिनस वेरिएबल जो होता है उसको हम जो है प्री डिटरमाइंड वेरिएबल और एरर टर्म के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। ठीक है, फंक्शनल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, फिर उनमें हम OLX रन करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो वैल्यू आती है उन्हीं के बेसिस से हम स्ट्रक्चरल इक्वेशन का हम जो है कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास ये पहले दिए गए थे ये स्ट्रक्चरल इक्वेशन थे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल इक्वेशन थे। हमने इस स्ट्रक्चरल इक्वेशन को रिड्यूस फॉर्म में लिखा, तो एक रिड्यूस फॉर्म हमारे पास ये आ गया और दूसरा रिड्यूस फॉर्म हमारे पास ये आ गया था। ठीक है, फिर इन रिड्यूस फॉर्म में ही मैनिपुलेशन करके हमने स्ट्रक्चर फॉर्म के कोफिशिएंट को कैलकुलेट कर लिया, जिस तरह से मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। अब मैं आपको एक हल्का सा ऐसे न्यूमेरिकल एग्जांपल दे देता हूँ यहीं पे ही। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं इनकम को कर देता हूँ, जैसे मैं OLX रन कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 90 माइनस यहाँ पे जैसे OLX मैं रन करता हूँ
OLS, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9601 प्लस 0.007, ये XT आ गया, ठीक है। XT या इसको मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, आई में लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किसको, इसको आई के रिस्पेक्ट में मैंने लिखा। और यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे वो क्यों नहीं लिखा है, 0.7 और ये आई इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है, इसलिए एरर टर्म को नहीं लिख रहे हैं। जब भी एस्टिमेटेड आप एवरेज वैल्यू लिख रहे हैं तो एरर टर्म देखिए, जैसे ये y है, y इज इक्वल टू एस्टिमेटेड y प्लस एरर टर्म एस्टिमेटेड, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने एस्टिमेटेड वैल्यू लिखा, ठीक है। और इसी तरह मैंने कंजम्पशन को भी मैं ऐसे करता हूँ, तो ये आ जाएगा 59.7618 प्लस 0.0020 और ये आ जाएगा हमारे पास आई, ठीक है। तो इसका भी हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको बीटा 1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मैंने क्या बताया था आपको कि आपको ये आ जाएगा, ये π3 और ये π1 आ जाएगा, ठीक है। तो वो कितना है, π3 है, यहाँ पे क्या है 0.0020, ओके, ये आ गया। और ये नीचे है 0.007 आ गया। ये करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.6766, ठीक है। उस तरह पे बीटा नोट का वैल्यू निकालना है आपको, तो मैंने बताया था यहाँ क्या आएगा, π2 माइनस बीटा 1 और ये π0, ठीक है। तो यहाँ पे π2 का वैल्यू क्या है, π2 का वैल्यू यहाँ पे 59.7618 है, माइनस और बीटा का क्या है 2.67 है, और टाइम और बीटा 0 का वैल्यू या नोट का वैल्यू 9.96 जो भी है ये, ठीक है, ये वैल्यू आ रहा है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -183.70, ठीक है। तो ये इस तरह से भी आपको मैंने ये ऐसे एग्जांपल दिए कि ऐसे कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बताया कि कैसे इनका डेरिवेशन होता है, तो किस तरह से ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होती है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।